अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस करना है इट्स अबाउट थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। थिंकिंग बेसिकली किसे कहते हैं? थिंकिंग की अगर आप बात करें तो उसको हम कॉग्निशन भी कहते हैं। कॉग्निशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन जो कि आपको मिल रही होती है उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है? अपनी अटेंशन उसके ऊपर डालते हैं, ठीक है? अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, अपनी मेमोरी से उसके बारे में जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको ज़हन में लाते हैं और फिर उसकी बिना पर कोई भी रिस्पॉन्स या रिएक्शन जो है वो देते हैं, ठीक है? यानी कि ये चीज़ों को समझने, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने और चीज़ों को बेहतर वे में दुनिया के सामने प्रेज़ेंट करने के लिए हम थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो करते हैं। It is the ability to process information, hold attention, store and retrieve memories and select appropriate responses and actions. यानी सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे इंफॉर्मेशन को। नंबर टू, अटेंशन देंगे। नंबर थ्री, स्टोर और रिट्रीव करेंगे मेमोरीज को। और फिर उसके बाद जो है जो भी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स या एक्शन आपको लगता है वो आप सारा करेंगे। ये तमाम जो एक्टिविटीज़ और मेंटल प्रोसेसेस हैं ये तमाम मिलकर जो है वो थिंकिंग प्रोसेस को बनाती हैं। इट इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें एनवायरनमेंट से मिलती है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको अपने जहन में खाका बनाकर समझने की कोशिश करते हैं और फिर जो हमें समझ आती है उस हिसाब से उस चीज़ की फिर रिस्पॉन्स देते हैं। इट हेल्प्स अस टू डिफाइन और ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंसेस, प्लान, लर्न, रिफ्लेक्ट एंड क्रिएट। यानी कि यह हमें चीज़ों को समझने, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने, अपनी एक्सपीरियंसेस को अच्छा या बुरा या किसी भी कैटेगरी में रखने, ठीक है, और ओवरऑल ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने में थिंकिंग जो है वो हेल्प आउट करती है। थिंकिंग इज़ द परसेप्चुअल रिलेशनशिप दैट प्रोवाइड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यानी कि ये वो तरीका है कि जिसकी मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब आप थिंकिंग की बात करते हैं तो उसके मुख्तलिफ टूल्स हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, आप इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि थिंकिंग में अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि थिंकिंग की नेचर क्या है। थिंकिंग इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ एंड मेंटल प्रोसेसेस है। कोई भी एक्टिविटी हो, मेंटल प्रोसेस हो, उसमें थिंकिंग के बगैर काम नहीं हो सकता। हमारा फ्रंटल लोब जो है वो इसमें एक्टिव रोल प्ले करता है। इट इज़ एन इंटरनल मेंटल प्रोसेस विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम ओवर्ट बिहेवियर। ठीक है, ये हमारे जहन में हम हमेशा जो है वो सोच चलती रहती है और उसका जो अगर आप अक्स है वो हमारे बिहेवियर से देख सकते हैं कि हम किस तरह का सोच रहे हैं। ज़ाहिर है अगर आप अच्छा सोच रहे होंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल होगी, ठीक है, और आप अच्छे से बात करेंगे। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में परेशान हैं तो आप जो है वो इतना ओवरटली जो है वो बिहेवियर में शो नहीं कर सकेंगे। ये सिंबॉलिक इन नेचर होती है, ठीक है। ये इसको हम ऑब्ज़र्व तो कर सकते हैं लेकिन ये है कि हमेशा देख नहीं सकते। नॉर्मली गोल ओरिएंटेड होती है और इसका मकसद जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये हर बंदे के सोचने का अंदाज़ जो है मुख्तलिफ होता है। कुछ पॉजिटिवली हर चीज़ को सोचते हैं, कुछ नेगेटिवली सोचते हैं, कुछ कोई भी बात हो उसमें बहुत इन डेप्थ तरीके से सोचते हैं और कुछ चीज़ों को बड़ी ही नॉर्मल वे में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ ए हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर, तो कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं आधा जो है वो खाली है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो पेसिमिस्ट अंदाज में सोचेंगे। और कुछ ये कहेंगे कि नहीं हाफ जो है वो फुल है, ठीक है। ना तो पहले वाली परसेप्शन गलत है ना दूसरे वाली परसेप्शन गलत है, ये हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक हमारा एक अपना चीज़ों के बारे में परसेप्शन होती है कि हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। अब अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें तो थिंकिंग की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें सबसे पहले क्रिएटिव थिंकिंग आती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि जिसमें हम न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ को जो है वो कंबाइन करते हैं और समथिंग न्यू जो है वो जनरेट करते हैं। ये थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स है कि चीज़ों को एक नए अंदाज में तरीके से सोचना। आप अपने मेंटल सेट से बाहर निकल कर चीज़ों के बारे में एक परसेप्शन जो है वो देते हैं, ठीक है। It is ability to conceive new and innovative ideas by breaking from established thoughts, theories, rules and procedures। ठीक है, यानी कि तमाम चीज़ों को एक नए अंदाज में, एक नए इमेजिनेटिव वे में देखना,
जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग कहलाता है, इसलिए थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स इसका नाम रखा जाता है। फिर उसके बाद है परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग। ये कंक्रीट थिंकिंग हमारे फैक्चुअल नॉलेज पर बेस्ड होती है। इसमें हम चीज़ों को जो है जिस तरीके से होती हैं उसी तरीके से उनको लेकर समझने की कोशिश करते हैं और उन के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड अप्लाई फैक्चुअल नॉलेज। इट इज़ अबाउट थिंकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी आइटम के बारे में, किसी भी चीज़ मतलब कोई भी टास्क एट हैंड है उसके बारे में जो आप अपनी सोच रखते हैं। इट इज़ नॉन एज परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग। ठीक है, नॉर्मली जो है वो इट इन्वॉल्व थिंकिंग नॉट ओनली ऑन द सरफेस। ठीक है, और आम तौर पर ये टू द पॉइंट जो है किसी चीज़ के बारे में सोचने का नाम है। ठीक है, इसमें हम नॉर्मली जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों को परसीव करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब है कि आप जो है वो कोई भी टॉपिक हो या कोई भी चीज़ हो उसके बारे में अपना एक परसेप्शन या एक अपनी राय जो है वो देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यानी जब भी आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो अपनी पास्ट की उस चीज़ की परसेप्शन को ज़हन में रखते हुए किसी चीज़ की डीपर अंडरस्टैंडिंग हासिल करने की आप कोशिश करते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू लुक एट द पास्ट एंड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट अबाउट व्हाट हैपेंड, कि कोई चीज़ किस तरीके से हुई थी और उस इंफॉर्मेशन को डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। It is ability to look at the past and develop an understanding and insight about what happened, कि कोई किस तरीके से कोई चीज़ हुई थी and use this information to develop a deeper understanding, और इस information को किसी भी चीज़ को बेहतर अंदाज में समझने या फिर ये है कि आपने क्या करना है चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। बाज़ जो हमारी ज़िंदगी के चीज़ें होती हैं वो थ्योरेटिकल इन नेचर होती हैं। ठीक है, उनका कंक्रीटली कोई सोल्यूशन नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो इस तरह के जो मैटर्स होते हैं उसमें जो हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग भी कहते हैं, तजरीदी तफक्कुर भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ कॉन्सेप्ट्स टू मेक अस अंडरस्टैंड जनरलाइजेशन एंड देन रिलेट और कनेक्ट देम टू द अदर इवेंट्स, आइटम्स और एक्सपीरियंसेस। कि कोई एक आध चीज़ के ऊपर आपने कोई चीज़ सीखी और उसको फिर बाकी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं यानी कि जनरलाइज करते हैं तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू द हिडन मीनिंग thereby allowing you to observe and understand theories and possibilities, कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो या कोई भी चीज़ हो तो एक्चुअली वो इम्प्लाई क्या कर रहा है, वो कहना क्या चाहता है या उसका मकसद क्या है इस टॉपिक का, उस ग्रिक्स उसको उसकी जो है वो करक्स जो है हम निकालने की कोशिश करते हैं, निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं और हम चीज़ों को बेहतर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर एवेलुएट करते हैं, उसको जज करते हैं। ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी को, एक्यूरेसी को एकदम नहीं मान लेते हैं बल्कि उसको जो है वो चेक करते हैं कि आया वो सही है या नहीं है। क्रिटिकल लेंस से जो है चीज़ों को देखने से चीज़ों की समझ बूझ जो है वो बहुत अच्छे से आ जाती है। ठीक है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू एक्सरसाइज केयरफुल एवेलुएशन और जजमेंट टू डिटरमाइन द ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, वर्थ, वैलिडिटी और वैल्यू ऑफ समथिंग। यानी कि किसी चीज़ की वैल्यू को देखना हो, उसकी वर्थ को देखना हो, उसकी वैलिडिटी को देखना हो, एक्यूरेसी को देखना हो, ऑथेंटिसिटी को देखना हो, तो आप किसी भी चीज़ को जब केयरफुली एवेलुएट करते हैं, जज करते हैं, उसकी वैलिडिटी डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि आया ये बात सही है या नहीं है, तो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। In addition to precise objective analysis, critical thinking involves synthesis. Synthesis क्या होता है कि चीज़ों को जोड़कर कुछ नया बनाना। Evaluation, ठीक है, reflection and reconstruction. It explores other elements that could influence conclusion. फिर उसके बाद है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि आप स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं, कि आपके जहन में एक नुक्ता होता है और फिर उस एक नुक्ते से आप मुख्तलिफ पॉइंट्स, मुख्तलिफ फैक्टर्स को जनरेट करते हैं और जितने सॉल्यूशंस आपके जहन में किसी भी चीज़ के बारे में आ सकते हैं वो आप निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज़ बाय एक्सप्लोरिंग मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस
टू फाइंड आउट वन दैट वर्क्स बेस्ट। ठीक है कि आपने बहुत सारे सोल्यूशन सोचे अपने जहन में और फिर आपने जो सोल्यूशन बेस्ट आपको लगा उसको आपने अप्लाई कर दिया। It involves bringing facts and data together from the various sources and then applying logic and knowledge to solve problems or to make decisions। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, यानी एक स्पेसिफिक नुक्ते से हम इसका आगाज़ करते हैं और फिर हम वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स या पर्सपेक्टिव्स तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद है कन्वर्जेंट थिंकिंग फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक, कि हमारे जहन में बहुत सारे नुक्ते होते हैं और उन तमाम नुक्तों को जोड़कर हम किसी एक नुक्ते पर पहुंचते हैं या किसी एक सिंगल सोल्यूशन पर पहुंचते हैं, तो उसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। It refers to the ability to put several different pieces or perspectives on a topic together in some organized, logical manner and to find an answer. It involves focusing on a finite number of solutions rather than proposing multiple solutions. फिर associative और non-directive thinking. It is relatively uncontrolled cognitive activity in which the mind wanders without specific direction among elements। जैसे जहन हर वक्त सोचता रहता है ना, कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी सोचता है ये हो जाएगा, कभी सोचता है वो हो जाएगा, यानी बगैर किसी डायरेक्शन के जब आप सोचते हैं तो उसको हम एसोसिएटिव या नॉन डायरेक्टिव थिंकिंग कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द कनेक्शंस विद वन अनदर, चीज़ों को हम एक दूसरे से जोड़ कर या कोशिश करते हैं समझने की। नॉर्मली जो है वो डे ड्रीमिंग में या फ्री एसोसिएशन में हम एसोसिएटिव या नॉन डायरेक्टिव थिंकिंग को इस्तेमाल में लाते हैं। फिर उसके बाद है कि स्टेजेस ऑफ थिंकिंग क्या होती हैं। सबसे पहले आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ है क्या, ठीक है, उसके फैक्ट्स क्या हैं, उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जहन में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसको हम नॉलेज स्टेज कहते हैं। एट द नॉलेज स्टेजेस मोस्ट थिंकिंग टास्क रिक्वायर स्टूडेंट्स टू रिकग्नाइज और रिमेंबर की फैक्ट्स। हम चीज़ों को रिकग्नाइज करने की और उनके बारे में रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। द नॉलेज लेवल कॉल्स फॉर द स्टूडेंट टू अटेंड टू इन्फॉर्मेशन, की जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसको गौर से पढ़ें, देखें, उसको रिपीट करें। ठीक है, उसके फैक्ट्स को रिसाइट करें, बार बार जो है वो जहन में दोहराएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स है तो उसके फार्मूलाज को याद करें। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटीज़ हैं तो रिकॉल करें, डिफ़ाइन करें, रिकग्नाइज करें, प्रैक्टिस करें, ड्रिल करें। ड्रिल होती है मश करना किसी चीज़ के बारे में। और टू आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट्स दैट आर एट द फ्यू नॉलेज लेवल थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नॉलेज लेवल थिंकिंग स्किल्स में आती हैं। रिकॉल करना, डिफ़ाइन करना, रिकग्नाइज करना, प्रैक्टिस करना, ड्रिल करना, आइडेंटिफाई करना। जब आपको किसी चीज़ का नॉलेज मिल जाता है तो नेक्स्ट स्टेज पे आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड किसी चीज़ को आप तब कर सकते हैं जब आप उसकी मीनिंग को कॉम्प्रीहेंड कर लें। कॉम्प्रीहेंशन आपको किसी भी चीज़ के बारे में हो जाए कि एक्चुअली ये क्या है। ठीक है, नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है तो उसको डिकोड करना कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, आप इसमें ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कॉम्प्रीहेंशन थिंकिंग इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ ए ग्राफ और ए डायग्राम और डिकोडिंग अ वर्ड। जब आप नॉलेज भी हासिल कर लेते हैं, जब आप उसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे आप उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का क्या मतलब है कि जो भी आपका प्रॉब्लम एट हैंड है उस वे में आप वो चीज़ अप्लाई करते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या नाम है वो सोल्यूशन कोई निकलता है या नहीं निकलता। The individual at the application stage can transfer known information to applicable situations. In fact, they must think and decide how information can be applied to situations other than those presented. Normally, जो हमने चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उसी तरीके से हूबहू हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट होती हैं। तो वो हमने सोचना होता है कि उस नॉलेज को और जो आपको कॉम्प्रीहेंशन हुई है किसी चीज़ को उसको किस तरीके से अप्लाई करना है और किस स्टेज पे जाके अप्लाई करना है। Individuals are given generalization and are required to make application and explain relationship। जब आप अप्लाई भी कर लेते हैं तो उसके बाद आप एनालाइज करते हैं कि क्या जो सोल्यूशन निकला है वो सही है या नहीं है, या अगर ये है कि चीज़ों को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट पीसेस में करके आप किसी चीज़ को आसान करके जो है वो कोई फॉर एग्जांपल बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का टास्क है तो उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन स्टेप ठीक है करते हुए एट ए टाइम जो है वो उसके गोल को हासिल करने की कोशिश करते हैं।
At the analysis stage, student must think about the how to divide a whole into component elements. Generally, this level include finding comparison and relationship between the parts of the whole concept. ठीक है, students are required to break down complex information और ideas into simpler parts. Synthesis क्या होता है कि जो मुख्तलिफ parts हैं उनको इकट्ठा करके combine करके, ठीक है, जोड़ना. Synthesis means considering individual elements together to conclude. फिर हम conclusion पर पहुंचते हैं, थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कॉमन एलिमेंट्स को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, यानी कि आप पार्ट्स को होल की तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एवेल्युएट करना. एवेल्युएटिंग मीन्स जजमेंट अबाउट समथिंग ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड. कि किसी भी क्राइटेरिया को ज़हन में रखते रखते हुए आप ये देखते हैं कि जो सोल्यूशन आपने निकाला है वो सही है या नहीं है. This requires checking and critiquing an argument or concept from an opinion about its value. Often this is not clear or correct answer to this type of question. Rather it's about making a judgment and supporting it with a reason and evidence. ठीक है, कि सबसे पहले आपने किसी चीज़ का नॉलेज लिया, फिर आपने उस चीज़ को समझने की कोशिश की, फिर आपने उसको अप्लाई किया, फिर आपने एनालाइज़ किया. ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने एनालाइज़ किया यानी उसको ब्रेक डाउन किया डिफरेंट पार्ट्स में, तो फिर उसके बाद आप सिंथेसाइज़ करते हैं, यानी कि पार्ट से होल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और एंड पे आप एवेल्युएट करते हैं कि जो आपने सोल्यूशन निकाला है वो सही है या नहीं है. फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? एनी डिस्क्राइबेबल रेगुलरिटी ऑफ रियल और इमेजिन्ड इवेंट. किसी चीज़ का जहन में खाका बनाना और उसको लफ्ज़ों के ज़रिए इजहार करना जो है वो कॉन्सेप्ट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं बर्ड, तो बर्ड से आपके जहन में क्या आता है कि मतलब कौन सी चीज़ आपके जहन में आती है, तो वो आपका उस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट है. इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल एक जहन में आपके कॉन्सेप्ट है चेयर, तो चेयर जब आप वर्ड बोलते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? जो भी आपके जहन में आएगा वो कॉन्सेप्ट कहलाएगा. कॉन्सेप्ट क्या होता है? एनी डिस्क्राइबेबल, यानी कि जिसको आप लफ्ज़ों से बयान कर सकें. रेगुलरिटी, ठीक है, ऑफ रियल और इमेजिन्ड इवेंट, चाहे वो चीज़ दुनिया में मौजूद है या वो चाहे वो चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं है, आपने इमेजिन की है. बहुत सारी चीज़ें हम अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रखते हैं जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता, लेकिन हमने अपने बारे में वो कॉन्सेप्ट्स बनाए होते हैं या चीज़ों के बारे में वो कॉन्सेप्ट्स बनाए होते हैं. ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो बना सकता है. इट्स अ हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, ठीक है, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट ऑन करने के ऊपर मबनी होता है. कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन रेफर्स टू द higher order mental processes that acts on information that has been perceived through our sensory organs and encoded and stored in memory. कि जो भी आपने अपने जहन में किसी चीज़ को जो है वो इनकोड किया है थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स और फिर स्टोर किया मेमोरी में, उसके ऊपर ये जो है हमारे कॉन्सेप्ट्स मबनी होते हैं. ठीक है, इट इज़ अ टोटल ऑफ व्हाट वी नो अबाउट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं उसका जो है टोटल जो है वो कोई भी कॉन्सेप्ट कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी ये बिरयानी है, तो बिरयानी क्या है, किस तरीके से बनती है, तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में आएगा, ठीक है, वो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी, तो वो यानी कि टोटल होगा जो भी आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं. जैसे आपके जहन में आएगा कि बिरयानी बनती कैसी है, कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डलती हैं, किस तरीके से इसको पकाते हैं. ठीक है, तो इसलिए जो है इट्स अ हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस. ये नॉर्मली डायनामिक होता है और वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है. ठीक है, और ये कॉग्निशन का हिस्सा है. इसकी अगर आप प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बाग में गई हैं वहाँ, या आप किसी पहाड़ी मकाम पर गई हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ पे चीज़ों को, जगहों को देखेंगी. ठीक है, द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज़ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है, हम चीज़ों के बारे में अवेयर होने की कोशिश करते हैं. इट इज़ अ स्टेज अबाउट बिकमिंग अवेयर अबाउट समथिंग. ठीक है, और ये डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है. हो सकता है कि आप डायरेक्टली उस चीज़ को ऑब्जर्व करें या इनडायरेक्टली थ्रू बुक्स और डिफरेंट चीज़ों से उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें. फॉर एग्जांपल एक डॉग है, तो आप अगर हो सकता है कि डायरेक्टली कोई आप किसी डॉग को देखें
या पिक्चर देखें हो किसी डॉग की और उसके बारे में फिर आप अवेयर हो जाते हैं, या फिर आप उसके बारे में कोई स्टोरी सुनते हैं, कोई मूवीज़ देखते हैं। जैसे बचपन में जो है वो आपको जायंट्स की और डेविल्स की कहानियाँ जो हैं वो पेरेंट्स सुनाते हैं और आप उनके बारे में अवेयर हो जाते हैं। जनरली रिपीटेड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, और जब बार बार आपका उस चीज़ से वास्ता पड़ता है तो आपका उस चीज़ के बारे में एक कॉन्सेप्ट जो है वो बन जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है? द सेकंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज जनरलाइजेशन दैट सजेस्ट दैट जब आपका किसी भी चीज़ के बारे में रिपीटेडली जो है वो एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपके जहन में जो है वो कोई आइडिया उस चीज़ के बारे में हो जाता है, ठीक है। और फिर डिफरेंट आइडियाज़ को आप कंबाइन करके अपना एक कॉन्सेप्ट जो है वो बनाते हैं। The second process of formation is the generalization that suggests repeated experiences or observation of different objects, ठीक है। और इस तरीके से इट रिजल्ट्स इन ए टेंडेंसी टू फॉर्म अ जनरल आइडिया। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एक बच्चे ने एक डॉग को देखा, फिर किसी दूसरे डॉग को देखा, फिर तीसरे को देखा, और फिर उसको ज़हन में एक आइडिया बन गया कि डॉग इस तरीके के होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बाकी चीज़ों के बारे में भी कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट करते हैं, चाहे वो किसी जेंडर के बारे में हो, किसी शेप के बारे में हो, किसी नंबर के बारे में हो, टेबल्स के बारे में हो, ठीक है, एडिशन के बारे में हो, मल्टीप्लिकेशन के बारे में हो, डिवीजन के बारे में हो। तो हम फिर मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते हैं, और फिर हमारे जहन में उस चीज़ के बारे में एक आइडिया आ जाता है कि ये चीज़ इस तरीके से है। फिर डिफ्रेंसिएशन, फिर हमें बताया जाता है कि चीज़ें किस तरीके से एक दूसरे से फ़र्क है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ट्रैफिक में जाते हैं, ट्रैफिक लाइट्स हम पे होते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि रेड ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है, येलो ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है, ग्रीन ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है, ठीक है। और इसी तरीके से आप डॉग दिखाने के बाद उसको कैट दिखाते हैं, और फिर वो बताते हैं उसको कि किस तरीके से कैट जो है वो डॉग से डिफरेंट है। हालांकि उसकी भी चार टांगे हैं, ठीक है, लेकिन किस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, काउस जो है उनकी भी चार टांगे होती हैं, लेकिन किस तरीके से वो जो है वो मुख्तलिफ हैं। बाज़ चीज़ों की फ़ीचर्स एक जैसे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे के अंदर जनरेट किया जाता है। अलॉन्ग विद बिकमिंग फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिमिलैरिटीज अमॉन्ग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, द चाइल्ड आल्सो बिकम्स अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन दैम, कि उनके दरमियान क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, having four legs and walk on four legs, all dogs are not cows and all cows are not dogs, ठीक है, बट दे शेयर सम सिमिलर फीचर्स, कि उनके फीचर्स बेशक मिलते जुलते हों, लेकिन जो डॉग्स हैं और काउज हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। द सिक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ जनरलाइजेशन डिफरेंशिएशन इन इंटरेक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है एब्स्ट्रैक्शन, तजरीदी तफक्कुर, गैर मौजूदा मसाइल के बारे में भी सोचने समझने, उनके बारे में डिस्कशन करने के काबिल हो जाना। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ अमेरिका में है, लेकिन ये है कि आप यहाँ बैठे उसके बारे में अगर अपनी सोच रखते हैं तो उसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आप कहती हैं कि जी जनूबी अफ्रीका के फ़लाने मुल्क में इस वक्त शदीद गुर्बत है, और यहाँ से आप बैठकर उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तो जब तक कि आपकी तजरीदी तफक्कर नहीं होगी ये आप नहीं कर सकेंगी, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द एक्सपीरियंस इज एनालाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल सिचुएशन इज़ नॉन एज एब्स्ट्रैक्शन, कि वो चीज़ मौजूद नहीं होती, हमारे सामने नहीं होती, लेकिन ये है कि हम उसका इदराक करते हुए उस चीज़ का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं या अपनी राय देने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। द परसेप्शंस एंड द एक्सपीरियंसेस आर नॉट ऑन नाउ इनवर्डली एनालाइज्ड एंड री एक्सपीरियंसेस इन द एब्सेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। द रिजल्ट इन द अप्रिसिएशन ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। ये जब आप चीज़ों को सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं तो उसके बाद उसके नतीजे के तौर पर जो है वो एब्स्ट्रैक्शन सामने आती है, ठीक है। It is an abstraction that transforms comparable and contrasting experiences into concepts, ठीक है। इसकी मदद से हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, और अपने जहन में जो है वो नए नए कॉन्सेप्ट जो है वो बनाते हैं। यानी कि सबसे पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप जनरलाइज करते हैं, फिर आप डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और फिर जो है वो उसके बारे में एब्स्ट्रैक्शन करते हैं।
कंक्लूजन क्या हम इसका निकाल सकते हैं कि एज ह्यूमंस वी आर कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डेड बाय मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू आवर सेंसेस। ठीक है, फिर आप उस इंफॉर्मेशन के बारे में इमेजिन करते हैं, रिमेंबर करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डे ड्रीम करते हैं। ठीक है, और ये तमाम जो है वो थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, द वर्ल्ड एज वी हैव क्रिएटेड इज ए प्रोसेस ऑफ आवर थिंकिंग। ठीक है, इट कैन नॉट बी चेंज विदाउट चेंजिंग आवर थिंकिंग। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं बदलेंगे तब तक वो चीज़ नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि थॉट्स आर द सीड्स ऑफ बिहेवियर, द वे वी थिंक इज़ द वे वी बिहेव। ठीक है, ये एक ऐसा बीज है जो कि आपकी ज़िंदगी के पौधे को आगे लेकर चलती है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक वे में, पॉजिटिव वे में चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, चीज़ों को जो है वो बेहतर अंदाज में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, सरफेस लेवल पर चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो आपका जहन जो है वो जल्दी पेसिमिस्ट होने से और चीज़ों के बारे में जल्दी हार मानने से रुक जाएगा, और जो एक आप कामयाब ज़िंदगी जो है वो गुजार सकेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टूल्स ऑफ थिंकिंग होते हैं, जैसे कि इमेजेस हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस हैं जो कि हमें चीज़ों के बारे में समझने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, जिसमें सबसे पहले हमने नेचर ऑफ थिंकिंग को डिस्कस किया कि इट्स एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, होल्ड अटेंशन, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड एक्शंस। ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि थिंकिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है। फिर हमने स्टेजेस ऑफ थिंकिंग की बात की थी कि सबसे पहले हम किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेते हैं, फिर उसके बाद हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर सिंथेसाइज करते हैं और एंड पर एवेल्युएट करते हैं। फिर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात की। कॉन्सेप्ट क्या होता है? एनी डिस्क्राइबेबल रेगुलरिटी ऑफ रियल और इमेजिन्ड इवेंट। ठीक है, इट्स अ हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस दैट acts on information that has been perceived through our sensory organs and encoded and stored in the memory। ये एक डायनामिक इन नेचर होता है और वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। ये कॉग्निशन का एक हिस्सा है। इसकी अगर आप प्रोसेस की बात करें तो चीज़ों को सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर जनरलाइज करते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, और एंड पे हम एक एब्स्ट्रैक्शन जो है यानी तजरीदी तफक्कुर उस चीज़ के बारे में रखते हैं।